हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने एक पढ़ चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज दूसरा पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों की कहानी शुरू करते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे लगता है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं बता दूं गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, जब वो जारी रहता है तो वो हमारा कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टाइमलाइन बनाया। टाइमलाइन में हमने कहा, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल चलता है 10 बजे। कितने बजे? 10। और ये आपका स्कूल चलता है 10 बजे और आप घर से निकलते हो कितने बजे? 9:30 बजे। ओके गाइस, अब ये जान लीजिए यहाँ से आप चल रहे हो, आपको कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। यानी यहाँ से आप जो है पूरा का पूरा जो है आप चलते जा रहे हो। मैंने कहा कि रोहित जो कि अपने स्कूल जा रहा है, तो उसने कब निकला? 9:30 बजे पे निकला है और कब तक पहुँचेगा? 10 बजे तक पहुँचेगा। वो चलिए बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये नहीं कहा गया कि वहाँ 10 बजे तक पहुँचेगा। ये कहा गया कि रोहित 9:30 बजे से जा रहा था, स्कूल जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूअस, यहाँ से वो 9:30 बजे से चलना शुरू किया, चलते जा रहा है, मतलब इसका काम चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कंटिन्यू बन रहा है, ये आपका जो जारी है, चलना आपका क्या है? जारी है। जो चल रहा है ये आपका जारी है, चलना आपका जारी है। इसी काम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यू। इसी काम को हम बोलते हैं कंटिन्यू, जो अपने आप में एक जारी हो। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि रोहित एक पत्र लिख रहा है, तो क्या कर रहा है? लिख रहा है वो, मतलब क्या कर रहा है? लगातार वो लिखता जा रहा है ना, रुका नहीं है, उसका काम रुका नहीं, वो लगातार लिखता जा रहा है, यानी वो जारी है, अपने काम में वो जारी है, रुका नहीं है। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यू शब्द से ही कंटिन्यूअस बना है। तो चलिए बात की बातें हैं, कहानी को लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। मुझे समझ में शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि जो प्रेजेंट क्या है? आपका टाइम है, ऐसा समय जिसमें आपका काम क्या हो? जारी हो। आपका काम किस में जारी हो? प्रेजेंट में। आपका ये प्रेजेंट होता क्या है? वर्तमान में जो काम जारी रहता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या क्या है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इनके 2 पहचान हैं। सबसे पहले आप हिंदी में ले सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में अगर जान ले तो हिंदी में क्या होता है इसकी पहचान? हिंदी में जो इनकी पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ऐसे कई शब्द आते हैं। ठीक है,
ये हमारा हिंदी का हो गया, क्या हो गया, हिंदी का पहचान है। जैसे हिंदी में मैंने कहा रोहित घर जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे रहा है आपका आ गया, तो ये आपके क्या, ये हिंदी का पहचान है कि ये हिंदी सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैंने कहा प्रिया इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब यहाँ पर ये मैं पूछ लूँ कि ये सेंटेंस जो आपका है ये कौन सा टेंस है, तो शायद आप लोग ना बता पाएँ। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा रहा है तो मिल गया, लेकिन यहाँ तो कहीं पर भी नहीं देख रहे हो रहा है। कहीं आया यहाँ पर देखो प्रिया इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, कहीं पर भी ये यहाँ पर जो है रहा है, रही है, रहे हैं, किसी का जिक्र नहीं है। तो फिर भी ये इसे आप कहोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा इज आया है और स्पीकिंग में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहचान बताई गई हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सिर्फ हिंदी के लिए है। इंग्लिश के भी कोई अलग से पहचान होते हैं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है एक इंग्लिश का भी पहचान होता है खुद का। ये नहीं कि बस हिंदी का ही पहचान हो गया, हमें इंग्लिश में भी पहचान चाहिए। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है। तो चलिए, हमने हिंदी के बारे में जाना कि जो हिंदी में हमारा पहचान होता है, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब इंग्लिश में कि इनकी जो इंग्लिश में पहचान कैसे की जाती है। इन इंग्लिश, ओके फ्रेंड्स। चलिए, इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में हम सबसे पहले पकड़ते हैं वर्ब को। किसको? इंग्लिश में हम पकड़ते हैं वर्ब। हम सबसे पहले किसको खोजते हैं? वर्ब। अब ये जो वर्ब है, देखिए इंग्लिश में पहचानने के लिए, यानी कोई भी टेंस हो, ये ज़रूरी नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहे, कोई भी टेंस हो, उनके हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग पहचान होंगे। हिंदी के अलग पहचान होंगे, इंग्लिश के अलग पहचान होंगे। लेकिन इंग्लिश की जो पहचान की जाती है दोस्त, वो हमेशा वर्ब से ही की जाती है। कहाँ से की जाती है? वर्ब से। वर्ब से क्यों की जाती है मैं बता देता हूँ, और कैसे की जाती है ये भी बता देता हूँ। देखिए, जब वर्ब से पहचान की जाती है तो वर्ब होते हैं, इनके दो कैटेगरी होते हैं। कितने कैटेगरी होते हैं? दो कैटेगरी। तो यहाँ पर देखिए वर्ब में आएंगे, सबसे पहले हमें क्या खोजना पड़ेगा? यहाँ पर हमें खोजना पड़ेगा मेन वर्ब। सॉरी, सबसे पहले आप खोजिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आप खोजिए मेन वर्ब। क्या खोजिए? मेन वर्ब। क्योंकि देखिए वर्ब की कई कैटेगरी होती हैं, लेकिन टेंस की पहचान के लिए देखिए वर्ब कई तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब, और तमाम ऐसे वर्ब होते हैं जिसे बोलते हैं जेंड, इन्फिनेटिव, तमाम ऐसे होते हैं। वो वर्ब की कहानी बाद में बताई जाएंगी। लेकिन हम टेंस की पहचान करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करेंगे। टेंस की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब खोजना है, तो वर्ब में क्या? हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। चलिए हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब की कहानी है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारा होगी इज, एम, आर। क्या दोस्तों ये जान लीजिएगा कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंग्लिश में पहचान करेंगे वो वर्ब से करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? इज, एम, आर। यानी इससे ये पता चलता है कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती हैं? इज, एम, आर। ओके, चलिए इसके बाद जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब कहता है कि कुछ नहीं, हमारे जो इस मेन वर्ब में देखिए एम वी के मतलब समझ लेना। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं, हमें आईएनजी ला के दे दो। क्या ला के दे दो? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये कहता कि हमें मार्कर नहीं चल रहा है,
आईएनजी ला के दे दो। ये कहता है कि जो हमारा ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईएनजी होना चाहिए। अब चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल अपने घर जा रहा है। तो अगर मैं हिंदी की पहचान पूछूं तो आप लोग ज़रूर बताओगे कि रहा है। अगर आ गया है तो देख लीजिए, जब रहा है आ गया तो हिंदी की पहचान हो गई, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अगर मैं इंग्लिश लिख देता हूं, मैंने कहा हमने कहा राहुल इज़ गोइंग टू हिज हाउस। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा टेंस है तो आप लोग ज़रूर बताओगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों बताओगे दोस्त? क्योंकि आप लोग बताओगे कि जब वर्ब में हमने क्या कहा, इंग्लिश में पहचान करने के लिए हमें वर्ब खोजना है, तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब खोजना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, हमारा क्या होना चाहिए? इज एम आर होना चाहिए। तो हम ध्यान से अगर देखें तो इस सेंटेंस में हमारा इज आया है, बिल्कुल आया है, देख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या था, तब मेन वर्ब खोजिए। मेन वर्ब में क्या होना चाहिए? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, गो, आपका ये गो हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या जुड़ा है? आईएनजी जुड़ा है। मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा मैं एक मिनट, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा रही हूँ। अरे भाई क्या हो गया, नहीं जा रही है? कहीं कुछ कह तो नहीं दिया? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर मैं पूछ लूँ ये टेंस, ये कौन सा, ये जो सेंटेंस लिखा गया है कौन सा टेंस है, तो आप लोग बताओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आपने कहा कि लास्ट में क्या आया है? रही हूँ आया है। रही हूँ से हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यही सेंटेंस हिंदी ना लिख करके बल्कि लिखा रहा है इंग्लिश में। लिखा गया है आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट विद यू। चलिए अब ये सेंटेंस बताइए कौन सा टेंस है? हिंदी ना देखिए, इंग्लिश में कहीं पर रहा हूँ, रही है, रहे हैं, कोई शब्द आया है इंग्लिश में? नहीं आया ना। तो हमें इंग्लिश में पहचानने के लिए वर्ब देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आया? एम आया है। एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है ना। देख लीजिए आपका ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी इस टेंस की पहचान ये भी है कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है? एम होता है, आर होता है, इज एम आर। ठीक है, तो एम आ गया। और क्या कहता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए। तो यहाँ पर गो आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई होंगी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो कहानी को लेकर थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान करना सीख लिया कि हम हिंदी में कैसे पहचान करते हैं और इंग्लिश में कैसे पहचान करते हैं। आपने बहुत बाकायदे से सीख लिया। चलते हैं अब कहानी को लेकर आगे। कहानी क्या है कि देखिए, हर टेंस की तरह जैसे हमने पिछला टेंस पढ़ा तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। सेम उसी की तरह हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव से। कहाँ से? अफर्मेटिव से। तो ज़रा एक मिनट, ये मार्कर पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स
हम पढ़ने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये रहा आपका अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में मैं बता दूं, अफर्मेटिव मतलब होता है बहुत सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल मतलब एकदम साधारण सेंटेंस होता है, ना तो उसमें कोई किसी कार्य को मना किया जाता है, ना ही कोई क्वेश्चन किया जाता है। मतलब अपने आप में एक जो कहावत होती है, जो भी कही जाती है बातें, वो बहुत सिंपल होती हैं। और मैं इनकी बात करूं, सबसे पहले मैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाते कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी मेन वर्ब का खेल कैसा होता है। जो इसमें मेन वर्ब लगाते हैं आप जो इसमें वर्ब का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब का। तो वर्ब में हमें क्या करना है, वर्ब में हम देखेंगे ध्यान से। तो हम वर्ब में सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ओके। और आपका एक लगता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में जो होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें आप सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, क्या हो, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए गाइस, SING सिंग मतलब गाना वाला मत समझ लेना, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा कहने का मतलब एक वचन करता। जब आपका एक वचन करता हो, एक काम करते हैं, इसे मिटा के दूसरे तरीके से बता दे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। डायरेक्ट बता देते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें हम जो वर्ब यूज़ करेंगे, तो खासकर आप तो जान ही रहेंगे, इसमें जो मेन वर्ब यूज़ करेंगे, हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा ये HV है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट हमारा अगर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, SING से मतलब सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन। एक वचन मेरा कहने का मतलब जैसे ही सी इट हो गया, वो एक वचन मेरा कहने का मतलब हो गया। जैसे हमने एग्जांपल में कहा, जैसे हमने कहा ही सी इट, और हो गया जैसे राम श्याम बुक पेन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। एक वचन शायद मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो करते हैं इज का। किसका यूज़ करते हैं, हम हमेशा इज का यूज़ करते हैं, राइट। अगर यही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब अगर सब क्या हो, सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो हमारा है अगर क्या हो, आई, क्या हो, सिर्फ आई हो, स्पेशलिस्ट है, आई अगर हो, तो आई के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एम। ये ध्यान दीजिएगा, आई के लिए हम हमेशा स्पेशलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इससे समझ लेना ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे, और जैसे हमने कहा बुक्स, बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स, ठीक है। प्लूरल मतलब देखो, सिंगुलर मतलब जानते हो एक वचन, और बहुवचन मतलब ये जानते हो, प्लूरल मतलब जानते हो बहुवचन। जैसे बहुवचन का मतलब दो या दो से अधिक हो, कोई भी चीज़ें हो। जैसे अभी एक पेन है, एक मार्कर है, तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये दो मार्कर हो गया, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मतलब दो हो या दो से अधिक हो, जैसे ये दो हो गया, अब दो से अधिक हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये दो से अधिक हो गया, दो हो या दो से अधिक हो, प्लूरल मतलब बहुवचन कहलाता है। तो ये सब बहुवचन भी होते हैं। तो इनके साथ जो हम लगाते हैं, इनके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है
वो ध्यान दीजिएगा। इनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर का यूज होता है। किसका यूज होता है दोस्त? आर का। ओके फ्रेंड्स, अब बात समझ में आ गया कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। बाकी जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है कि अफर्मेटिव का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या ला के दो? कहता कि मुझे कुछ मत ला के दो, तो मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट ला के दे दो। ठीक है, अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट है तो इसे ला के दे दो। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेगा। इसके बाद कहता है कि अब आपके पास अगर पैसा हो तो सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम आर ला के दे दो। क्या दे दो? इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, अभी इसके पहले जस्ट बताया गया। ठीक है, इसके बाद कहता है अगर आप भिखारी हो तो इज एम आर के बाद, अरे भिखारी नहीं, समझ लो, हम वैसे भी एक भिखारी हैं। सब्जेक्ट के बाद कहता है इज एम आर लिखो, इसके बाद कहता है मेन वर्ब लिखो। क्या लिखो? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो और इसमें आईएनजी को जो है तार से बांध दो। ठीक है, आईएनजी को किस चीज़ से बांध दो? रस्सी से या तो तार से बांध दो। इसके बाद कहता है कुछ मत ला के दो, मुझे ऑब्जेक्ट ला के दे दो। और कॉम्प्लीमेंट अगर बच जाता है तो फालतू की चीज़ें बच जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट कर देना। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए, यानी अब सही रूप से ढंग से बता दें। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तब इसके बाद इज एम आर लिखिए, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, इसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए और कहता है ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये प्लस है। क्या है? प्लस। मुझे लगा जैसे क्रॉस का चिन्ह हो गया। अच्छे से बना दें, नहीं तो फिर कमेंट में पता नहीं क्या क्या आना लग शुरू हो जाएगा। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नन्हे मुन्ने वाला एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि ये मान लीजिए आपकी प्रिया है। किसकी प्रिया है? ये आपकी प्रिया है। प्रिया तुम्हारे साथ, ओहो, प्रिया तुम्हारे साथ दिल्ली जा रही है। तो पहचान आपको मिल गया। देखिए, कह रहा कि प्रिया तुम्हारे साथ दिल्ली जा रही है। भाई पैसा ज़्यादा हो तो जा रही है, हो सकता है पढ़ाई करने जाए। तो प्रिया तुम्हारे साथ दिल्ली जा रही है, तो रही है आपका पहचान मिल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या, आप लोग तो शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है प्रिया। क्या है? प्रिया। इसके बाद अब देखिए, अब प्रिया आपका सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट के बाद अब प्रिया के बाद यानी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब तीन हेल्पिंग वर्ब है और हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सब्जेक्ट आपका है क्या? सिंगुलर है कि आई है कि प्लूरल है, मतलब एक वचन है कि आई है कि बहुवचन है? तो प्रिया आपका जो है, सिंपल सी बात है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंपल सी बात, आपका प्रिया जो है एक वचन है। एक वचन की वजह से हम इज लगाएंगे। क्या लगा देंगे? इज के बाद हमें क्या करना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। ये गो हो गया। अब इसके लास्ट में यानी हम इसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा? तुम्हारे साथ दिल्ली। तो पहले अब देखिए, दिल्ली एक निश्चित जगह होने के नाते हम गो के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं। मैं एक बात बता दूं गाइस आप लोगों को कि जहाँ पर जाने की बात की जाए, जाने के साथ हमेशा टू लगता है, लेकिन कहीं कहीं पर टू नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? देखिए, जब जाना कहीं लिखा हो, जाना, वो जहाँ जा रहा है वो एक निश्चित स्थान हो। कैसा स्थान हो? एक निश्चित जगह हो। ठीक है,
तो जब निश्चित जगह हो तो वहाँ पर हम हमेशा टू लगाते हैं। जैसे वो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली एक निश्चित जगह। अगर मैं कह दूँ प्रिया तुम्हारे साथ वहाँ जा रही है, अरे भाई कहाँ जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है ना, वहाँ जा रही है, कोई निश्चित जगह नहीं है, पता नहीं वहाँ जा रही है कि किधर जा रही है, कोई पता नहीं, इसका मतलब तो वहाँ पर तो वहाँ टू नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक निश्चित जगह होने की वजह से हम गोइंग के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, इसलिए अब यहाँ कर देंगे दिल्ली। आप लोग दिल्ली पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो, या दिल्ली है। इसके बाद बचा क्या, और क्या बचा, तुम्हारे साथ। बस साथ की अंग्रेजी बात समझ में आ गई होंगी, विद यू। ठीक, चलिए अब इस एग्जाम्पल को मिटा के एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसके बाद कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। हमने कहा, क्या कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं तुम्हारे छत पर नाच रही हूँ। मैं तुम्हारे छत पर नाच रही हूँ, तो नाचो, कौन मना किया है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस हिंदी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यही कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ला के दो। अब सब्जेक्ट इसमें है क्या, कौन नाच रही है, हाँ सही कह रहे हो, कौन नाच रही है, हाँ आप, मतलब मैं, अरे भाई आप बोलोगे ना मैं, तो यहाँ पर हो गया आई के बाद क्या है, इज एम आर लगाना है। अब ये आई के लिए स्पेशली बताया गया है कि क्या लगाना है, हमें एम लगाना है। तो मुझे समझ में आ गया है, और आप लोगों को पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन समझ लेना। इसके बाद कहता है कि मेन ऑफ लगाइए। मेन ऑफ क्या है, नाचना, डांसिंग, यानी यहाँ पर हम कर देंगे डांस, पहले लिखेंगे। अब यहाँ डांस करने के बाद एनजी जोड़ेंगे। एक बात मैं और बता दूँ, जब कोई ऐसा मेन वर्ब हो जिसके लास्ट में क्या आए, ई आए, ठीक है, ई आए, तो हम क्या करते हैं, उस ई को हम रिमूव करके हम आई जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ई आया है, ई को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे आई, हो गया हमारा डांसिंग। इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे छत पर की अंग्रेजी पहले लिख लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना भी लंबा है हमें सब पीछे से बनाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाते आना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से बनाइए, पहले पर की इंग्लिश लिखिए, ऑन रूफ, ऑन द रूफ, ठीक, तुम्हारे। अब देखिए, अब मैं बता दूं, जब कोई ऐसा नाउन हो और नाउन के साथ कोई पोजीशन हो, नाउन के साथ कोई पोजीशन हो, तो क्या करते हैं, पोजीशन को पहले लिखा जाता है। ये बातें ध्यान देना, पोजीशन को पहले लिखा जाता है। यानी ये तुम्हारा एक पोजीशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले योर। जब ये एक बात और मैं बता दूँ, ये हो गया आपका योर रूफ। अब एक बात और निकल के आती है कि जब आपका ये पोजीशन आ गया, तो पोजीशन के पहले, यानी पोजीशन के पहले हमें आर्टिकल द का कोई यूज़ नहीं होता। मतलब यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज ही नहीं करते, ठीक है, यहाँ हमें आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं कह सकते हो आई एम डांसिंग ऑन द योर रूफ, नहीं, ऐसे होगा आई एम डांसिंग ऑन योर रूफ, क्योंकि पोजीशन के साथ हम हमेशा जो कि आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। ये आप जब पढ़ोगे प्रोनाउन और आर्टिकल, तो उसमें अच्छी तरह से समझा दी जाएंगे इस बात को। तो इसके लिए आप लोग अपने आप को माफ़ कर लेना, हमें माफ़ मत करना, क्योंकि हमें माफ़ कर दोगे तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ऑन योर, दैट तेरी रूफ लिखना चाहता हूँ तो पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, रूफ। चलिए फटाक से एक कहानी और लिख लेते हैं। हमने कहा नहीं, इसे मिटा देते हैं, पहले एक बार ध्यान से देख लो। हो गया, बहुत देख लिए, इतना नहीं देखना चाहिए। एक कहानी और है आप और हमारे बीच में। कहानी क्या है, हमने कहा कि क्या बोलें, कुछ नहीं, आप ही लोग बता दो क्या लिखें। चलो मैं कहता हूँ वे सब नदी में
एक साथ कूद रहे हैं। ठीक है, वे सब नदी में एक साथ कूद रहे हैं। तो इसका हमें जब इंग्लिश बनाना तो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या, स्ट्रक्चर जी, ट्रैक्टर नहीं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन कूद रहे हैं, वे सब। आपने जवाब दिया कि वे सब, है ना, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे। दे मीन्स होता है वे सब। अब देखिए, अब ये आपका कहता है सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम आर, इसमें से किसी एक को लिखना है। इसमें से किसी एक को लिखना है, किसको लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने लगाया इज, आई के लिए हमने लगाया एम, और प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए हमने लगाया आर। तो यहाँ पर देखेंगे दे हमारा क्या है, एक प्लूरल है, दे हमारा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ओके, मुझे तो समझ में आ गया, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर समझ में ना आए तो। अगर आ भी जाए तो भी बता दीजिएगा, खुशी मिलती है यार। इसके बाद मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है, कूदना, JUMP, जंप। इसके बाद ING ऐड कर दो, क्या आ जाता है हमारा, जंपिंग। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, नदी में एक साथ। तो यहाँ पर क्या कर दो, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, एक साथ मतलब टुगेदर, TOGATHE और टुगेदर। इसके बाद क्या है, मेक इंग्लिश इन। लेकिन मैं एक बात बता दूँ गाइस, जब कोई ऐसी सिचुएशन रहे जैसे कुएं में कूदने की बात की जाए, नदी में कूदने की बात की जाए, तो वहाँ पर हम इन के जगह पे इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन की कहानी प्रीपोजिशन में बताई जाएंगी कि कब कहाँ लगते हैं। ये देखिए, प्रीपोजिशन एक सिचुएशन के हिसाब से लगती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए इन मीन्स होता है मैं, तो यहाँ पर हम इन नहीं इनटू लगाएंगे क्योंकि इसकी सिचुएशन, कूदने की सिचुएशन अलग है। ठीक है, बाद में बताए जाएंगे। इनटू हो गया, इसके बाद हमें लिखना है नदी, इनटू द रिवर, RIVER, सही है ना। मुझे लगता है ये कहानी समझ में आ गई, एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे, नहीं तो क्या पता चले कि गड़बड़ नहीं बड़बड़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले तुरंत अभी के अभी नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देर न करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए ये रहा आपका नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस, जो ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य को मना कर दिया जाए। ठीक है, यानी और मना करने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, वो शब्द हो सकते हैं हमारा नो, नॉट, नेवर। ठीक है, और भी होते हैं, सेल्डम होता है, हार्डली होता है, स्कैर्सली होता है, वो बात की कहानी है। तो अभी के लिए हम यही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं अब इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का व्यवहार कैसे करते हैं और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो जो अगर सब्जेक्ट आपका, वही कहानी है, अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो, सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, इज। अब ये सिंगुलर तो समझ ही गए होंगे, ही, सी, इट। और जैसे मैंने कहा, एक चीज़ को हम सिंगुलर बोलते हैं, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर स्पेशली अगर आई है, क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या होगा, इतना तो पता है, एम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा जेक्ट, सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, अभी अभी बताया गया है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। ओके ओके, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि बेटा आप जो है ना, स्ट्रक्चर कहता है कि बेटा आप एक काम करो, है ना, कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ला के दे दो। कौन कहता है, नेगेटिव कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ला के दे दो और कुछ मत करो।
इसके बाद कहता है चुप्पे से बिना किसी के बताए, किसी को मत बताना, बस चुपके से ला के क्या दे दो, हमें हेल्पिंग वर्ब दे दो। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। कहता ये ला के दे दो। इसके बाद कहता कि अब हल्ला करके सबको बता के क्या ला के दे दो, हमें नाट ला के दे दो। हल्ला करके पूरी तरह से सबको बता के अब नाट ला के दे दो, ताकि पता चल जाए ना नेगेटिव है। इसके बाद कहता है कि अब जाके किसी को बताओ या ना बताओ क्या फ़र्क पड़ता है, कि मेन वर्ब में हमें आईएनजी दे दो। ये तो ऐसे ही सबको समझ में आ गया। इसके बाद कहता कि ऑब्जेक्ट ला के दे दीजिए, और फालतू की चीज़ें होती हैं कॉम्प्लीमेंट, बस यहाँ तक हो कर दीजिए, चिपका दीजिए, कहानी आपकी ख़त्म। कहता इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर हाँ आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे। एग्जाम्पल के हिसाब से हमने कहा, अरे किसी लड़की वड़की का नाम बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है लड़कियों के नाम। चलिए हम ले लेते हैं, एक ही नाम रटा रहता है। हमने कहा सुनैना। सुनैना तुम्हारे साथ दिल्ली में नहीं पढ़ रही है। हाँ ये सही बात है, काहे पढ़े भाई। तो देखिए इसका हमें हिंदी बनाना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, सुनैना। अरे सुनैना लिखना है, सबैना नहीं, सुनैना। इसके बाद कहता है कि हमें इजेमार ला के दे दीजिए। अब ये सब्जेक्ट के हिसाब से इजेमार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा ही चाहिए। अब इतना देखिए समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे इज क्यों लगा है। अब हमें नाट चाहिए, क्या चाहिए, हमें तुरंत ही नाट ला के चिपका दो, हल्ला बोल करके। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। अब पढ़ने की इंग्लिश तो जानते ही होंगे, रीड, तो आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, तुम्हारे साथ दिल्ली में, तुम में से बनाने शुरू कर दो, इन दिल्ली, ठीक। इसके बाद के साथ, अब देखिए साथ और तुम्हारे भी है, तो साथ पहले लिख लीजिए। अब की बार ये पोजेशन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर लिखेंगे विद यू। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। कुत्ते, ये कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंक रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी वही चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द डॉग। अरे द डॉग्स, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है, डॉग्स हो गया, इतना समझ में आ गया है ना। बहुवचन देखिए, कुत्ते मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, तो इसका मतलब बहुवचन, तो डॉग्स। अब ये क्या है, इसके बाद में चाहिए इज एम आर। सब्जेक्ट हमारा हो गया, इज एम आर चाहिए, तो इज एम आर क्या है, अब क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है तो प्लूरल हो गया। ओके, इसके लिए आर लगा दो। मुझे लगता है ये कहानी आपको भी समझ में आ गया, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या आता है, नाट लगा दीजिए, हल्ला बोल करके एकदम चिल्ला लो खूब बढ़िया से, नाट। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो क्या भौंकना, BARK, ING बार्किंग। अरे इतना ना बताना पड़े मुझे। ऑब्जेक्ट क्या है, अजनबियों पर की अंग्रेजी क्या होती है, ऑन होती है, लेकिन हाँ अजनबियों इस सिचुएशन के हिसाब से ऐट लगेगा, ऐट द स्ट्रेंजर, या ऐट स्ट्रेंजर लगाइए, STRANGER
स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो गाइज आप लोगों को पसंद बहुत आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ज़रा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो एक लाइक हथौड़े से ठोक दीजिएगा और मेरे चैनल को जो है हथौड़ा से पीट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि इससे अच्छा से अच्छा आपको वीडियो मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले इसी टेंस का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही बेहतरीन रूल्स हैं उसमें। तो वो वीडियो देखना भी मत भूलिएगा और ये भी देखना मत भूलिएगा। इसके पहले जो वीडियो बताया गया है जो भी है, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए। आपको इंग्लिश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से लेके जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक मेरा वीडियो देखते जाइए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।